दो बच्चे जो एक भेड़िए का दूध पीकर बड़े हुए थे, उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जो आगे चलकर वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर बना और एक टाइम पर वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन इनके अंडर में थी। इस शहर का नाम था रोम। रोम्यूलस और रीमस की ये भेड़िए वाली कहानी सच है या मिथ ये नहीं पता, मगर वाइडली एक्सेप्ट की जाती है और इन्हें रोम का ओरिजिनेटर माना जाता है। रोम की स्टोरी में कई मजेदार किस्से हैं, कैसे जूलियस सीजर को उसी के सेनेट में मार डाला गया, कैसे ऑक्टेवियस ने एक रिपब्लिक को एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कर दिया और खुद को सन ऑफ गॉड बता दिया। रोमन किंगडम, रोमन रिपब्लिक या फिर रोमन एम्पायर, जो भी खिचड़ी इस इटालियन पेनिनसुला में बनी, उसने वर्ल्ड को बहुत सारी चीजें दी, जैसे कि डेमोक्रेसी, लैटिन लैंग्वेज, वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर, एक्वेडक्ट्स, रोड्स, कैनाल्स, आज का वर्ल्ड फेमस ग्रेगोरियन कैलेंडर दिया, सिटी प्लानिंग दी, लॉज दिए और दी क्रिश्चियनिटी। और इसी रोम की स्टोरी जानेंगे हम आज के वीडियो में, जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज का एपिसोड 12, एंशिएंट रोम। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जॉब का एग्जाम हो, गवर्नमेंट जॉब्स का, या फिर किसी कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम हो जैसे कि IIT JEE का या फिर नीट का, या फिर किसी भी स्कूल कॉलेज का रेगुलर बोर्ड एग्जाम या फिर रेगुलर एग्जाम हो, आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए मेरी 2 घंटे की एक लाइव मास्टर क्लास सीक्रेट्स टू क्रैक एनी एग्जाम। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टफ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जैसे कि IIT JEE का, UPSC का, गेट का, और इनको देकर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो आई विश कोई मुझे पहले बता देता, और उनको यूज़ करके एग्जाम में हाई स्कोर करने में, एग्जाम की तैयारी एफिशिएंटली करने में मुझे बहुत हेल्प मिली थी। तो अपनी 2 घंटे की एक लाइव क्लास में मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे तैयारी करनी है, कैसे रिविजन करना है, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, कैसे एग्जाम को समझना है। जूम पर इंटरैक्टिव सेशन होगा। tcc.lla.in पर जाकर आज ही रजिस्टर कीजिए, सीट्स लिमिटेड है। पिन कमेंट में भी मैंने इसका लिंक दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की सिटी रोम इटली की कैपिटल है और तिबेर रिवर के अराउंड बसी हुई है। आज से 5000 साल पहले ये तिबेर रिवर के आसपास का एरिया एकदम सुनसान था और आर्कियोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि 5000 पहले ही यहाँ बसावट चालू हुई थी। अराउंड 1000 BC में यहाँ पर धीरे धीरे लोग गांव बसाने लगे। जो हंटर गैदरर्स थे वो धीरे धीरे सेटल होकर एग्रीकल्चर करने लगे थे यहाँ। अब रोम नाम के शहर को इस रिवर के अराउंड बसाया था रोम्यूलस ने 753 BC में, और वो यहाँ के पहले किंग भी बने थे। अब रोम के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक वाइडली बिलीव्ड थ्योरी ये है कि रोम्यूलस और रीमस नाम के 2 ट्विंस थे, जिनको उनके अंकल ने मारने की कोशिश की और तिबेर नदी में फिकवा दिया, मगर एक शी वुल्फ लूपा ने उनको बचा लिया और उनको फीड भी किया। उसके बाद एक शेपर्ड कपल ने उनको रेस्क्यू किया। आगे चलकर वो बड़े हुए, उन्होंने अपने अंकल से बदला लिया, अपने दादाजी को गद्दी पर बैठा दिया अंकल को हटाकर, और फिर उन्होंने सोचा कि जिस जगह उनको रेस्क्यू किया गया था वहां पर एक शहर बसाया जाए। मगर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब रोम्यूलस और रीमस में आपस में ही लड़ाई होने लग गई कि राजा कौन बनेगा। इस डिस्प्यूट में रोम्यूलस ने रीमस को ही मार डाला और रोम की गद्दी पर बैठ गए। अब इसी के साथ शुरू होती है एंशिएंट रोम की कहानी, और ये कहानी कई सारे भागों में बटी हुई है। सबसे पहले आया रोमन किंगडम 753 से 509 BC तक, फिर आई रोमन रिपब्लिक 509 से 27 BC तक, उसके बाद आया वेस्टर्न रोमन एम्पायर 27 BC से 476 AD तक, और इसके बाद ईस्टर्न रोमन एम्पायर 330 AD से 1453 AD तक। तो चलिए एक एक करके रोम के इन सारे पीरियड्स को समझते हैं। रोमन किंगडम शुरू हुआ किंग रोम्यूलस के साथ। रोम्यूलस ने रोम को रूल करने के लिए रोम की अलग अलग एलीट फैमिलीज से 100 एल्डर लोगों को उठाया और उनका एक काउंसिल बना दिया, उनका एक सेनेट बना दिया। ये एक एडवाइजरी काउंसिल था जो रोम्यूलस को एडवाइस देता था, और उनको पात्रेस बोलते थे, यानी कि फादर। और आगे चलकर इन पात्रेस की जो भी डिसेंडेंट फैमिलीज थी उनको पेट्रिशियंस बोला जाता था, जो कि रोम के एरिस्टोक्रेट्स थे, नोबल्स थे, रॉयल्स थे। रोम्यूलस के बाद में भी कई सारे ग्रेट किंग्स रोम में हुए, जिन्होंने वॉर के थ्रू रोम का एक्सपेंशन किया। कई लोग रिलीजन लेके आए, कई लोगों ने ट्रेड बूस्ट किया। मगर जो लास्ट किंग था रोमन किंगडम में, टार्किनियस सुपरबस, वो बहुत ही क्रूअल था और उसने एक लेडी का रेप भी कर दिया था, जिस कारण एक रिवोल्ट उसके अगेंस्ट छिड़ गया। और 509 BC में लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम किसी राजा के अंडर में अब नहीं रहेंगे। लुसियस जूनियस ब्रूटस नाम के आदमी की लीडरशिप में लोगों का यह रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। उन्होंने राजा को गद्दी से हटा दिया और इस तरह जो छोटा सा रोमन किंगडम था उसमें से रोमन रिपब्लिक का जन्म हुआ। रिपब्लिक यानी लोगों का रूल, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। अब रोमन रिपब्लिक की कहानी शुरू होती है ब्रूटस के साथ, जिसने रोम का रिवोल्ट लीड किया था और रोमन रिपब्लिक की एस्टेब्लिशमेंट की। रोम का जो सेनेट था, जिसको रोम्यूलस ने डेवलप किया था, उस सेनेट में से आपस में इलेक्शन करके 2 कॉन्सल्स को इलेक्ट किया जाने लगा।
कॉन्सल्स यानी कि उनके लीडर्स। मगर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एक लीडर की जगह 2 लीडर्स वो इलेक्ट करते थे, ताकि दोनों लीडर्स आपस में एक दूसरे पर चेक रख सकें और एक दूसरे के एम्बिशंस अगर ज्यादा हो जाए तो उसको कंट्रोल कर सकें। साथ ही अगर एक लीडर, एक कॉन्सल अगर वॉर में जाता है बाहर, तो दूसरा कॉन्सल घर में ही रहकर रोम की सिटी को गवर्न करता था। अब अर्ली डेज में कॉन्सल बनने के लिए किसी आदमी को रोम का सिटीजन होना जरूरी था। वो किसी बाहर के गांव का या रोम के आसपास के गांव का भी नहीं हो सकता था। और साथ ही उसको पेट्रिशियन होना जरूरी था, यानी कि वो 100 परिवार, इनिशियल परिवार जिनको रोम्युलस ने चूज किया था, वो एक एलीट क्लास का, एक नोबल क्लास का होना जरूरी था। कॉन्सल्स की एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनको सिर्फ एक ही साल के लिए इलेक्ट किया जाता था और एक बार कॉन्सल बनने के बाद अगले 10 साल तक कोई भी आदमी कॉन्सल नहीं बन सकता। और ये काफी इंटरेस्टिंग चेक था, जिस कारण रोम की रिपब्लिक काफी लंबे टाइम तक चली और रिपब्लिक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। कोई भी इंसान रिपब्लिक को पलट कर फिर से राजा नहीं बन पाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस के लिए भी यहाँ प्रोविजन था। सपोज कीजिए कोई वॉर आ जाती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो किसी एक इंसान को इलेक्ट किया जाएगा डिक्टेटर बनने के लिए। वो रोम का डिक्टेटर बन जाएगा और सिंगल हैंडेड रूल करेगा सिर्फ 6 महीने के लिए, और 6 महीने बाद में वो फिर से अपनी पोजीशन पर लौट जाएगा। डिक्टेटर के पास ये पावर होगी कि वो रोम के सेनेट के किसी भी डिसीजन को ओवररूल कर सकता है, वो अपने मनमाने डिसीजंस ले सकता है। और इस चीज का सदुपयोग भी हुआ था, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सिनसिनाटस नाम के आदमी का। 458 बीसीई में रोम पर एक एक्सटर्नल थ्रेट आता है और सिनसिनाटस, जो कि एक रिटायर्ड मिलिट्री कमांडर थे और खेती करने लग गए थे, उनको बुलाया जाता है। सिनसिनाटस कमांड लेते हैं, रोम की आर्मी को जीत दिलाते हैं, विक्ट्री दिलाते हैं और फिर से अपनी खेती पर लौट जाते हैं। इनके नाम पर यूएसए के ओहायो स्टेट में एक सिटी भी है जिसका नाम है सिनसिनाटी। अब जो रोमन रिपब्लिक का अर्ली पीरियड था, उसके अंदर जो पावर थी वो सिर्फ पट्रीशियन लोगों के पास थी, यानी कि जो एलीट क्लास के लोग हुआ करते थे। जो दूसरे फार्मर क्लास थे या जो वर्कर क्लास थे, जिनको प्लेबियंस बोला जाता था, उनके पास में कोई पावर नहीं थी, ना ही उनका सरकार बनाने में कोई रोल होता था, ना उनकी कोई वोटिंग पावर थी। और इसी कारण आगे चलकर रोमन रिपब्लिक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होने लगा पेट्रीशियंस वर्सेस प्लेबियंस का, जिसे बोला जाता है स्ट्रगल ऑफ द ऑर्डर्स। इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट यह हुआ कि 494 बीसी के अंदर ट्रिब्यून्स ऑफ द प्लेब्स बनाए गए, यानी कि ऐसे लीडर्स बनाए गए प्लेबियंस में से जिनके पास वीटो पावर थी सेनेट के किसी भी डिसीजन को ओवररूल करने की जो पब्लिक के खिलाफ होता। 451 बीसीई के अंदर जो भी रोम के रूल्स थे, जो भी कोड्स थे, उनको आम आदमी और एरिस्टोक्रेट्स दोनों पर लागू कर दिया गया। और रोम का रिपब्लिक इतना अच्छा डेवलप होने लगा कि ओवर द टाइम जो भी प्लेबियंस और पेट्रिशियंस के राइट्स थे वो इक्वल होने लगे। कॉन्सल्स जो थे, जो लीडर्स हुआ करते थे सेनेट के, वो कॉमन लोगों में से, प्लेबियंस में से भी इलेक्ट होकर आ सकते थे और जो भी डिसीजन लिए जाते वो पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के लिए सेम लिए जाते। मगर यहाँ पर एक अंडरलाइंग बात है जो हम नहीं भूल सकते हैं, वो ये है कि पेट्रिशियंस और प्लेबियंस के अलावा भी एक तीसरी कैटेगरी हुआ करती थी, वो हुआ करती थी स्लेव्स की। ये स्लेव्स एकदम गुमनाम थे, इनकी ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं होती थी और इनसे सिर्फ काम करवाया जाता था। इनकी ओनरशिप उस आदमी की होती थी जिसके ये स्लेव थे। अब रिपब्लिक जितना अंदर से स्ट्रांग हो रही थी, उतना ये बाहर एक्सपैंड भी कर रही थी, रोम के बाहर भी फैल रही थी। धीरे धीरे इन्होंने एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ी, जिससे पूरा का पूरा इटालियन पेनिनसुला जो है वो रोमन रिपब्लिक के अंडर में आ गया। 265 बीसी तक पूरे के पूरे इटली को रोम ने यूनिफाई कर दिया था और रोमन रिपब्लिक के अंडर ले आए थे। और यहां भी वो शांत नहीं हुए। अगले 100 साल तक उन्होंने मेडिटेरेनियन सी को पार करके अफ्रीका की कार्थेज नाम की सिटी के साथ एक के बाद एक 3 लड़ाइयां लड़ी, जिनको 3 प्यूनिक वॉर्स बोला जाता है। और तीसरी प्यूनिक वॉर में उन्होंने कार्थेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया और कार्थेज भी रोम का पार्ट बन गया। मीनवाइल रोम ईस्ट की तरफ भी फैलने लगा और धीरे धीरे ग्रीक सिटी स्टेट्स को भी कैप्चर करने लगा। ग्रीक सिविलाइजेशन को, मैसेडोनिया को इन्होंने अपने अंडर ले लिया। इस दौरान ग्रीक सिटी स्टेट्स में भी एक अलग खिचड़ी पक रही थी। वहां पर कोई एक सिंगल रूलर नहीं था और वो छोटे छोटे हेलेनिस्टिक किंगडम्स में बटा हुआ था। ग्रीक एम्पायर की भी पूरी स्टोरी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज के पिछले एपिसोड में देखी थी, जिसको आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, रोमन रिपब्लिक फैल रहा था, अंदर बहुत स्ट्रांग था, मगर रोमन रिपब्लिक का पूरा चक्र तब तबाह हुआ जब यहाँ पर एक फेमस कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम है जूलियस सीजर, जिसकी डेथ पे शेक्सपियर ने एक प्ले भी लिखा है। रोम की एक नोबल फैमिली में 100 बीसीई में गायस जूलियस सीजर का जन्म होता है। अब सीजर को बनना था रोम के सेनेट का कॉन्सल, और कॉन्सल बनने के लिए फाइनेंशियल बैकिंग इनको दी क्रैसस नाम के एक रोम के रिच आदमी ने, और पॉलिटिकल बैकिंग इनको दी रोम के एक जनरल पॉम्पे ने। रिजल्ट ये हुआ कि 59 बीसी में 1 साल के लिए जूलियस सीजर बनते हैं रोम के कॉन्सल। अपने 1 साल के टेन्योर को पूरा करने के बाद में जूलियस सीजर को गॉल नाम के प्रांत का गवर्नर बना दिया जाता है।
गॉल वो प्रांत है जहां आज की डेट में फ्रांस, बेल्जियम ये सारी कंट्रीज सिचुएटेड हैं और ये भी रोमन रिपब्लिक का पार्ट था। यहां जाकर जूलियस सीजर सिर्फ गवर्न नहीं करते हैं, वो कॉन्कर करने लग जाते हैं, धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करते हैं और वहां की जो मिलिट्री पावर थी उसका यूज करके वो ब्रिटेन पर चढ़ाई कर देते हैं। धीरे धीरे जो गॉल रीजन की मिलिट्री थी वो रोम की लॉयल ना रहकर जूलियस सीजर की लॉयल हो जाती है। जूलियस सीजर के एम्बिशंस बहुत तगड़े थे। 49 बीसी में वो गॉल की आर्मी को लेकर रोम पर ही चढ़ाई बोल देते हैं क्योंकि उन्हें बनना है रोम का किंग। मगर उनके इस एम्बिशन में उनके पुराने फ्रेंड पॉम्पे उनका साथ नहीं देते हैं और पॉम्पे जब हारने लगते हैं तो रोम से भाग जाते हैं। 48 बीसी में जूलियस सीजर रोम के अनराइवल्ड लीडर बन जाते हैं, वहां के किंग बन जाते हैं। अब जूलियस सीजर को लेकर एक और इंटरेस्टिंग किस्सा यह है कि उनकी जब ईस्ट की लड़ाइयां हो रही थी तब वो क्लियोपैट्रा के संपर्क में आते हैं। क्लियोपैट्रा 7 जो कि इजिप्ट की रूलर थी। उस समय क्लियोपैट्रा और उनके ब्रदर टॉलेमी की लड़ाई होती है इजिप्ट की गद्दी के लिए। सीजर क्लियोपैट्रा का साथ देते हैं। क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर में पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों रिलेशन बन जाते हैं। क्लियोपैट्रा और जूलियस सीजर का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है सीजेरियन, जो आगे चलकर इजिप्ट के फेराओ बनते हैं, इजिप्ट के किंग बनते हैं। हालांकि ऑफिशियली कभी जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा ने शादी नहीं की, ना ही अपने संबंधों को डिक्लेयर किया, मगर यह कहा जाता था कि क्लियोपैट्रा कई दिन तक रोम में जूलियस सीजर के कैसल में आकर उनके साथ रहती थी। अब रोम में सीजर धीरे धीरे अपने टाइटल्स को चेंज करते रहे। पहले तो वो कॉन्सल बने, फिर गार्जियन बने, फिर डिक्टेटर बने और फिर डिक्टेटर फॉर लाइफ बन गए। उन्होंने रोम को गवर्न करते हुए कई सारे रिफॉर्मिक डिसीजंस दिए, जैसे कि उन्होंने वेटरन को लैंड दी, जो भी वॉर वेटरन्स हुआ करते थे उनको जमीन दी थी। डेब्ट रिलीफ किया, कई सारे लोगों का, किसानों का कर्ज माफ कर दिया। इवन उन्होंने एक नया कैलेंडर लॉन्च किया। जितने भी पुराने कैलेंडर में खिचड़ी पक रही थी उन सबको स्ट्रेटन करके, रिफॉर्म करके एक नए टाइप का कैलेंडर बना दिया जो आगे चलकर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाया। मगर सीजर के इतने सारे रिफॉर्म्स से कौन खुश नहीं था? सेनेट जिनकी पावर छीन चुकी थी, जिनकी रिपब्लिक छीन चुकी थी, जिनके कौंसल बनने के सपने छीन चुके थे, जो पेट्रिशियंस थे, जो एलिट्स थे, जो सेनेट का पार्ट थे, उनको सीजर बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। उनका मानना था कि रोम रिपब्लिक था और रिपब्लिक ही रहना चाहिए, कोई एक आदमी रोम पर रूल नहीं करना चाहिए। रिजल्ट ये हुआ कि ईयर 44 बीसीई की मार्च में जब एक दिन जूलियस सीजर सेनेट में एंटर करते हैं तो सारे के सारे सेनेट के लोग उन पर टूट पड़ते हैं, इंक्लूडिंग उनका बहुत ट्रस्टेड एलाई ब्रूटस, और 23 बार उनको चाकू मारकर, स्टैब कर कर उनकी हत्या कर दी जाती। सेनेट के लोगों को लगा कि वो रोम की भलाई के लिए कर रहे हैं, फिर से रोम की रिपब्लिक को खड़ा करने के लिए कर रहे हैं, मगर हुआ इसका उल्टा। सीजर की डेथ के बाद में रोम के अंदर एक सिविल वॉर छिड़ गई और इस लड़ाई के बाद में फिर से रोम एक रिपब्लिक नहीं बना, बल्कि इस बार रोम एक एम्पायर बन गया और उसको मिला अपना पहला एम्परर जिसका नाम था ऑक्टेवियस। और इसी के साथ में कहानी खत्म हुई रोमन रिपब्लिक की और शुरू हुआ रोमन एम्पायर। 44 बीसी में जब जूलियस सीजर की डेथ हुई तो उससे रोमन रिपब्लिक फिर से रिस्टोर नहीं हुआ, बल्कि एक लड़ाई छिड़ गई, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया लोगों के बीच में। और इस लड़ाई में 3 लोग निकलकर बाहर आए। पहले थे मार्क एंटनी, जो सीजर के एकदम खास थे, उनके राइट हैंड थे। दूसरे थे ऑक्टेवियस, जो सीजर के अडॉप्टेड सन थे, उनके लीगल आयर थे। और तीसरे थे सीजर के जनरल लेपिडस। इन तीनों ने मिलकर एक ट्रायम्विरेट बनाया, तीनों ने मिलकर रोम को डिक्टेट किया, गवर्न किया। मगर इनकी यूनिटी बहुत लंबे टाइम तक चली नहीं। लेपिडस ने अपने आप को पावर से डिस्टेंट कर लिया, दूर कर लिया, और मार्क एंटोनी जो थे वो क्लियोपैट्रा से संबंध बनाने के लिए इजिप्ट चले गए। और पीछे बचे ऑक्टेवियस, जिन्होंने अपने आप को रोम का सेवियर डिक्लेयर कर दिया। वो अकेले पूरे के पूरे रोमन एम्पायर के बादशाह बन गए। यहां मैं टर्म एम्पायर इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि रोम अब एक छोटी सी सिटी नहीं रहा था। रोम के कब्जे में नॉर्थ में फ्रांस से लेके साउथ के अंदर अफ्रीका की कुछ टेरिटरीज भी थी, ईस्ट के अंदर ग्रीक एम्पायर की भी काफी सारी टेरिटरीज रोम के अंदर आ चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़ा हो चुका था। 27 बीसीई में ऑक्टेवियस खुद को रोमन एम्पायर का एम्परर डिक्लेयर कर देते हैं और अपना नाम बदलकर रख लेते हैं ऑगस्टस, जिसका मतलब है हाईली रेस्पेक्टेड या फिर चोजन आदमी। उन्होंने अपने इनिशियल ईयर्स में डिक्टेटर या फिर किंग जैसे वर्ड्स को डिस्टेंट किया और अपने आप को फर्स्ट सिटीजन ऑफ रोम बोला। जो सेनेट थी एलिट लोगों की, वो फिर भी एग्जिस्ट करती थी, मगर सिर्फ एक रबर स्टैंप जैसी रह गई थी। ऑक्टेवियस या फिर ऑगस्टस जो भी डिसीजन देते, सेनेट सिर्फ रबर स्टैंप उस पर लगाता, हाँ ना बिल्कुल नहीं करता। और ऑगस्टस के टाइम में रोम एक रिलेटिवली स्टेबल पीरियड में रहा, एक शांति बनी रही रोमन एम्पायर में। और जब शांति होती है तो अच्छे काम भी होते हैं, डेवलपमेंट के काम भी होते हैं, कई सारी इमारतें बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, जो बॉर्डर एरियाज हैं उनको सिक्योर किया जाता है, आर्मी को स्ट्रेंथन किया जाता है। उन्होंने कई सारे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और धीरे धीरे खुद को सन ऑफ गॉड बोलने लगे। इनफैक्ट एक सिक्का भी छपाया गया जिसके अंदर ऑगस्टस थे और नीचे लिखा हुआ था सन ऑफ गॉड।
अब आयरॉनिकली ऑगस्टस के ही रूल के अंडर में जीसस क्राइस्ट, जिनको क्रिश्चियंस एक्चुअल में सन ऑफ गॉड मानते हैं, उनका जन्म होता है जेरूसलेम में। बट जीसस और क्रिश्चियनिटी की कहानी किसी अगले एपिसोड में हम करेंगे। फिलहाल हम रोमन एम्पायर पे ही टिके हुए रहते हैं। ऑगस्टस के रूल से स्टार्ट होकर जो अगले 200 साल थे, जो बहुत शांति से गुजरे, उनको बोला जाता है पैक्स रोमाना, जिसका मतलब ही है रोमन पीस। रोम का जो सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है, जिसको कोलोसियम बोला जाता है, जो एक प्लेइंग ग्राउंड था, उसको भी इसी एरा में बनाया गया था। आपने रोमन एम्पायर के कई सारे मॉन्यूमेंटल या फिर आर्किटेक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में सुना होगा कि कई सारे एक्विडक्ट्स उन्होंने बनाए, कई सारे लेक्स, कैनाल्स बनाई, वो सब इसी पीरियड में बनाई गई थी। लंबी लंबी रोड्स बनाई गई जो ट्रेड के लिए ईस्ट में जाकर सिल्क रूट से मिला करती थी। ट्रेड फ्लरिश होने लगा और इसी पीरियड में क्रिश्चियनिटी ने भी अपना जन्म लिया और रोम एम्पायर के अंदर बढ़ने लगी, प्रसार हुआ उसका। मगर इस 200 साल के पीरियड के बाद में 235 एडी से रोम का एक डार्क पीरियड चालू होता है। ईयर 235 से 284 एडी के बीच में रोम के अंदर 50 एम्परर्स आते हैं और इतने जल्दी जल्दी एम्परर बदले, या तो किसी को हटा दिया गया या किसी की वॉर में डेथ हो गई, फ्रीक्वेंटली बदलते रहे। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जब कोई बहुत स्ट्रांग सेंट्रल कमांड नहीं रहती है तो एम्पायर के टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि एम्पायर को बांध के रखने के लिए बहुत मेहनत लगती है और बहुत स्ट्रांग लीडरशिप लगती है। और हुआ भी यही। रोमन एम्पायर जो अपने पीक पर था, जो बहुत बड़ा था, उसके अलग अलग टुकड़े हो गए। वो अलग अलग छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बंटने लगा। हर एक स्टेट अपने आप में रिवोल्ट करने लगा, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने लगा। अब इसी पीरियड में रोम पर नॉर्थ से जर्मन ट्राइब्स ने हमला कर दिया। वहां पर कई सारे प्लेग्स फैल गए और वहां का इकोनॉमिक डाउनफॉल होने लगा। मगर धीरे धीरे जो डार्क एजेस के क्लाउड्स थे, ये सेटल हुए जब रोम में आया कॉन्स्टेंटीन नाम का एम्परर। इसलिए इन्हें कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट भी बोला जाता है। ये एक एविड क्रिश्चियन बिलीवर थे और 313 एडी में इन्होंने एक वर्डिक्ट जारी करके क्रिश्चियनिटी को रिलीजियस टॉलरेंस दे दी और उसको एक डोमिनेंट फेथ, एक डोमिनेंट रिलीजन का दर्जा दिया पूरे रोमन एम्पायर में। कॉन्स्टेंटीन ने एक बड़ा बदलाव यह किया कि उन्होंने रोमन एम्पायर की कैपिटल रोम से शिफ्ट करके ईस्ट में बाइजेंटीन नाम के एक जगह पर कर दी, जो प्रेजेंट डे टर्की में है। यहाँ उन्होंने एक सिटी बसाई जिसको नाम दिया गया कॉन्स्टेंटिनोपल। अब हुआ यह कि कॉन्स्टेंटीन के बाद में धीरे धीरे जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, जो ओरिजिनल रोमन एम्पायर था, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया और बार बार जर्मन बार्बेरिक ट्राइब्स वहां पर आकर अटैक करने लगे। और फाइनली 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लास्ट एम्परर, जिनका नाम आयरॉनिकली रोमुलस अगस्टस था, रोम के ओरिजिनेटर और रोम के पहले एम्परर के नाम पे उनका नाम रखा गया था, उन्होंने जर्मन ट्राइब के लीडर ओडो एसर को सरेंडर कर दिया और वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ट्रेडिशनल डाउनफॉल हुआ। और अब रोमन एम्पायर के नाम पे सिर्फ ईस्टर्न रोमन एम्पायर बना, जो कि बाइजेंटीन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी सेंटर थी कॉन्स्टेंटिनोपली, जो शहर कॉन्स्टेंटीन ने तुर्की के अंदर बसाया था। अब एक तरफ जहां वेस्टर्न रोमन एम्पायर 476 एडी में पूरी तरह से खत्म हो गया था, वहीं ईस्टर्न रोमन एम्पायर अगले 1000 साल तक चलता रहा और 1453 में जाके खत्म हुआ। अब हालांकि ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाइजेंटीन एम्पायर भी बोला जाता है, उसका ओरिजिनल रोम से कोई ताल्लुकात नहीं था। रोम उनकी कैपिटल नहीं था, रोम उनकी टेरिटरी में नहीं था, मगर उनके सारे के सारे कस्टम्स, रूल, मिलिट्री, टैक्टिक्स सब कुछ रोमन एम्पायर के थे। धीरे धीरे उन्होंने लोकल कस्टम्स, लोकल ट्रेडिशंस, स्पेशली ग्रीक कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। मगर ओरिजिनली उनके एलिट्स, उनके लीडर्स अपने आप को रोमन ही समझते थे। उनके सिटीजन्स अपने आप को रोमन सिटीजन बोला करते थे। यहाँ पर ईस्टर्न रोमन एम्पायर में एक बहुत ही फेमस और बहुत ही लेजेंडरी रूलर हुए जस्टिनियन I, जिन्होंने एक लॉ लिखा जिसका नाम है जस्टिनियन कोड। और ये कोड, ये लॉज इतने फेमस हुए कि आगे चलकर सेंचुरीज तक जो यूरोपियन लॉ है उसका बेसिस ये बने रहे। ईस्टर्न रोमन एम्पायर की खास बात ये थी कि ये अबव ऑल ओरिजिनली ऑफिशियली एक क्रिश्चियन स्टेट था। और कॉन्स्टेंटिनोपली जो इस एम्पायर की सेंटर थी, इनकी कैपिटल थी, वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का सेंटर था, क्रिश्चियनिटी का सेंटर था। और ये सिटी धीरे धीरे ग्रो करके वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज बन गई वर्ल्ड की, क्योंकि यहाँ से ट्रेड रूट्स काफी अच्छे कनेक्टेड थे ईस्टर्न सिल्क रूट्स की तरफ। यहाँ के मार्केट्स में सिल्क का, इंडियन स्पाइसेस का, कई सारी चीजों का ट्रेड किया जाता था। मगर वो कहावत है ना कि वक्त अच्छा हो या बुरा हमेशा नहीं टिकता, तो वैसे इनका भी बुरा वक्त आया जब राइज हुआ ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन तुर्क लोग जो थे, उनका ईस्टर्न रोमन एम्पायर से कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और फाइनली ईयर 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपली नाम की सिटी का फॉल हुआ और उसको कैप्चर किया सुल्तान महमद II ने। इस सिटी का नाम बदल कर दिया गया इस्तांबुल, जो आज तुर्की की कैपिटल है। और इसी तरह ईस्टर्न रोमन एम्पायर की 1000 साल की लेगेसी खत्म होती है।
और ऑफ कोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज में बने रहिए, ऑटोमन एम्पायर की स्टोरी अगले किसी एपिसोड में जरूर आएगी। फिलहाल आप या आपका कोई भी फ्रेंड रिलेटिव किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उनको मेरी मास्टर क्लास ज्वाइन करने के लिए जरूर कहिए। पिन कमेंट में मैंने लिंक दिया है। ग्रीक सिविलाइजेशन की स्टोरी आप यहां जाकर देख सकते हैं, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज आप यहां पर जाकर देख सकते हैं। मैं चलता हूं अगली वीडियो की तैयारी करने के लिए। सब्सक्राइब द चैनल, कीप वॉचिंग, स्टे क्यूरियस।